हे गाइस, वेलकम टू डेवऑप्स प्रो। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गिट एंड गिटहब का क्रैश कोर्स। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज की वीडियो के बाद आप गिट एंड गिटहब को मास्टर कर लोगे। तो अब बिना किसी देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको एक फॉर्म की लिंक मिलेगी, वो ज़रूर से फिल करें और अपना वैल्यूएबल फीडबैक मेरे साथ शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियोस में हम आपको और भी वैल्यूएबल और क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को सबसे पहले देखते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि गिट होता क्या है। गिट एक फ्री ओपन सोर्स वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। इसका क्या मतलब होता है, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास में 4 डेवलपर हैं और वो सब मिलकर एक सॉफ्टवेयर के लिए कोड लिख रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो क्या करता है, जैसे ही कोई भी डेवलपर अपना कोड कंप्लीट कर लेता है तो वो ट्रैक करता है क्या क्या मॉडिफिकेशन कोड में हुए हैं, जैसे कि कौन सी फाइल चेंज हुई है, कोड के अंदर क्या चेंज हुआ था, कौन से डेवलपर ने किया था, कब किया था, और साथ साथ ही वो एक वर्जन भी असाइन करता है। तो ये एक पूरा रिकॉर्ड बनता है जब भी कोड के अंदर मॉडिफिकेशन होता है। सेम अगर कोई भी डेवलपर भी चेंज करेगा तो सेम उसके लिए भी ये रिकॉर्ड बनेगा। तो इससे हमें क्या क्लियर हुआ कि हमें पता है कि कौन सा कोड किसने किया है, प्लस इन फ्यूचर अगर कोई भी एरर आती है कोड में तो हम इजीली रोल बैक भी कर सकते हैं, क्योंकि वर्जन कंट्रोल सिस्टम ने सभी को एक एक वर्जन असाइन किया है। तो इसका मतलब ये है कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम हमें हेल्प करता है टू मैनेज चेंजेस टू आवर सोर्स कोड ओवर टाइम एंड ईजिली हम किसी भी प्रीवियस वर्जन पे रोल बैक कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। वर्जन कंट्रोल सिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम और सेकंड होता है डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो अब सबसे पहले सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम पे हम नज़र मार लेते हैं। तो हमारे पास में सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम के अंदर एक सेंट्रल सर्वर होता है जहाँ पर हमारा एंटायर कोड जो है वहाँ स्टोर रहता है और हमारे सारे डेवलपर अपना कोड कंप्लीट करके उसी सेंट्रल सर्वर पर अपना कोड पब्लिश करते हैं, पुश करते हैं। और सेम अगर किसी और डेवलपर के कोड चेंजेस हैं, यानी कि डेवलपर बी के चेंजेस अगर डेवलपर ए को चाहिए तो वो उस सेंट्रल सर्वर से अपने कोड को पुल भी कर सकता है। तो ये होता है हमारा सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम का आर्किटेक्चर, जिसमें एक सेंट्रल सर्वर होता है, सारा कोड वहीं पे रहता है और डेवलपर डायरेक्टली अपने सारे ऑपरेशन सेंट्रल सर्वर से कनेक्ट होकर कंप्लीट करते हैं, पुश और पुल वाले। ओके, अब इस सिस्टम के अंदर हमारे पास में 2 मेजर ड्रॉबैक्स होते हैं। पहला कि हमारा जो सेंट्रल सर्वर है उसको एक्सेस करने के लिए हमें इंटरनेट चाहिए। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो कोड है वो लोकली अवेलेबल नहीं है। अगर हमें एक एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो इंटरनेट के थ्रू हमें उस सर्वर से कनेक्ट होना पड़ेगा। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि अगर सेंट्रल सर्वर ही हमारा क्रैश हो गया, जो कि हमारा सारा कोड वहाँ सेव रहता है और कोई हमारे पास में उसकी कॉपी कहीं अवेलेबल नहीं है, तो इस केस में अगर हमारा सेंट्रल सर्वर क्रैश हो गया तो हमारा पूरा डेटा, हमारा पूरा कोड लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम की। इन डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम सेम हमारे पास में एक सेंट्रल सर्वर होता है जहाँ पर हमारा सारा कोड सेव रहता है, प्लस यहाँ पर हमारे डेवलपर के पास उस सेंट्रल सर्वर के कोड का क्लोन भी रहता है। क्लोन का मतलब होता है कि एक लोकल कॉपी उनकी लोकल मशीन पर अवेलेबल रहती है। तो अब इससे क्या हुआ कि डेवलपर को बिना नेट के थ्रू ही कोड को एक्सेस कर सकते हैं और अपनी चेंजेस को कर सकते हैं और उन्हें बार बार सेंट्रल सर्वर को एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है। वो लोकल रेपोजिटरी को एक्सेस कर ही अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। सिमिलरली अगर कोई भी कोड कंप्लीट हो जाता है तो वो सेंट्रल सर्वर पे इजीली पुश कर सकते हैं और कोई भी कोड चेंजेस हैं तो वहाँ से वो पुल भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर सेंट्रल सर्वर क्रैश भी हो जाता है तो डेटा लॉस नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास लोकल कॉपी हर डेवलपर की मशीन पर अवेलेबल रहती है। तो ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो जो हमारा गिट है वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जिसको हम पढ़ रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं गिट इंस्टॉलेशन की।
गिट इंस्टॉल करने के लिए आपको गूगल पर आके गिट सर्च करना है और गिट सर्च करने के बाद आपको फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना है। उसके अंदर आपको डाउनलोड्स के अंदर जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको मैक, विंडोज़ और लिनक्स तीनों के लिए डाउनलोड्स के लिए जो भी कमांड्स है वो आपको इनके अंदर मिल जाएगी। अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो विंडोज़ के अंदर जाना है और ये 62 बिट वाली जो EXE फाइल आपको मिलेगी यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेनी है। सेम अगर आप लिनक्स यूज़र हैं तो अपने लिनक्स फ्लेवर के अकॉर्डिंग आपको कमांड रन करके गिट इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी गिट इंस्टॉल्ड है मेरे उबंटू वाले मशीन पर। लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी ताकि वहाँ से आप गिट को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पर। गिट इंस्टॉल हो जाने के बाद अब हम कुछ की टर्मिनोलॉजीज को समझ लेते हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा गिट रेपोजिटरी। गिट रेपोजिटरी कंटेन्स हिस्ट्री, फाइल्स एंड कॉन्फिग मैनेज्ड बाय गिट। गिट रेपो को आप डायरेक्टरी कह सकते हैं, गिट रेपोजिटरी कह सकते हैं, जो हमारी कोड रिलेटेड फाइल्स को स्टोर करता है एज वेल एज जो भी हमारी हिस्ट्री है उसको स्टोर करता है। यानी कि कौन सी फाइल में चेंज हुआ, कब चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ और कौन सी डेवलपर ने चेंज किया, ये सारी हिस्ट्री भी हमारी गिट रेपोजिटरी मेंटेन करती है और साथ साथ ही वो कॉन्फ़िगरेशन को भी सेव रखती है। बट अब बात ये आती है कि कोई भी गिट रेपो कब कहलाती है या फिर कोई भी गिट रेपो कैसे बना सकता है। तो गिट रेपो बनाने के लिए हमारे पास में सबसे पहले एक फोल्डर होना चाहिए। उस फोल्डर के अंदर हम गिट इनिट कमांड चलाकर गिट इनिशियलाइज करेंगे। गिट इनिशियलाइजेशन से क्या होगा, एक डॉट गिट नाम से एक फोल्डर बनता है जहाँ पर हमारी हिस्ट्री और कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेव रहती है। डॉट गिट एक हिडन फोल्डर होता है ताकि हम इसे गलती से भी डिलीट ना कर दें, क्योंकि इसके अंदर ही हमारी सारी हिस्ट्री और कॉन्फ़िगरेशन जो है गिट से रिलेटेड वो सेव रहती है। तो ये होता है गिट रेपोजिटरी। सेकंड आता है रिमोट रेपोजिटरी। रिमोट रेपोजिटरी एक कोड होस्टिंग सर्विस होती है, यानी कि वही सेंट्रल सर्वर जहाँ पर हम हमारा कोड जो है कंप्लीट करके स्टोर करते हैं। और रिमोट रेपोजिटरी का बेस्ट एग्जांपल होता है हमारा गिटहब। तो ये होता है रिमोट रेपोजिटरी। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेजेस इन गिट। गिट के अंदर हमारे पास में 3 स्टेजेस होती है। फर्स्ट होता है वर्किंग एरिया, सेकंड होता है हमारे पास में स्टेजिंग एरिया और थर्ड स्टेज होती है हमारी गिटहब रेपोजिटरी या फिर हमारा सेंट्रल सर्वर। वर्किंग एरिया जो होती है वहाँ पर हमारी लाइव फाइल्स रहती हैं, जहाँ पर हम एक्चुअल कोडिंग कर रहे होते हैं, वो फाइल्स हमारी वर्किंग एरिया के अंदर आती है। इस एरिया को हम अनट्रैक्ड एरिया भी कहते हैं गिट का, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अभी तक गिट हमारी फाइल्स को ट्रैक नहीं कर रहा होता है, कोई भी हिस्ट्री मेंटेन नहीं कर रहा होता है। सेकंड जो स्टेजेस हैं, सेकंड स्टेज जो है हमारी स्टेजिंग एरिया की, जहाँ से गिट फाइल्स को ट्रैक करना स्टार्ट करता है। कौन सी फाइल कब चेंज हुई थी, क्या चेंज हुआ, कौन से डेवलपर ने चेंज किया, ये सारी चीज़ें वो सेव करना यहाँ से स्टार्ट करता है। इसीलिए इस एरिया को हम ट्रैक्ड एरिया ऑफ गिट भी कहते हैं। लास्ट एरिया जो है हमारा वो है गिट डायरेक्टरी। ये हमारा वो सेंट्रल सर्वर वाला पार्ट होता है जहाँ पर गिट सारा कोड सेव रखता है एज वेल एज उसकी हिस्ट्री को भी सेव रखता है। अब बात ये आती है कि वर्किंग एरिया से हम किसी भी फाइल्स को स्टेजिंग एरिया तक कैसे पहुँचा सकते हैं। तो वर्किंग एरिया से स्टेजिंग एरिया तक पहुँचाने के लिए उन फाइल्स को आपको गिट ऐड कमांड से ऐड करवाना होता है और साथ साथ ही आप गिट कमिट कमांड का यूज़ करके एक कमिट मैसेज को सेव करते हो कि हमने यहाँ पर कौन सी फाइल को सेव किया है, ताकि आप या कोई और भी डेवलपर उस कमिट को पढ़ के उस चेंजेस को समझ सकता है कि इस वाले कमिट के अंदर क्या चेंजेस हुआ है, क्या फाइल के अंदर चेंज हुआ है और क्यों हुआ है। सेम स्टेजिंग एरिया से गिटहब रेपोजिटरी तक पहुँचाने के लिए आप गिट पुश कमांड का यूज़ करके उन फाइल्स को सेंट्रल सर्वर तक पहुँचाते हो। और सेम अगर आप कोई भी चेंजेस सेंट्रल सर्वर से लेना चाहते हो तो आप गिट पुल कमांड का यूज़ करके वो सारे चेंजेस सेंट्रल सर्वर से अपने स्टेजिंग एरिया तक लेके आ सकते हो। ये चारों कमांड सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक कमांड है गिट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो अब तक हमने सीखा कि गिट एंड गिटहब रेपोजिटरी और तीनों स्टेजेस के बारे में। अब एक बार हम भी प्रैक्टिकली गिट और गिटहब की रेपो को क्रिएट करके देखते हैं और इन कमांड का यूज़ करके बेसिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक नॉर्मल फोल्डर बना लेना है। आप चाहें तो फोल्डर कमांड लाइन से बना सकते हैं या फिर UI से भी बना सकते हैं। अभी मैं एक फ़ोल्डर UI से बना लेती हूँ और उसका नाम हम रख लेते हैं get_practice। अब फोल्डर के अंदर चल लेते हैं। उसके लिए आप यहाँ से ओपन इन टर्मिनल भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट टर्मिनल में उस लोकेशन पे जाके भी ओपन कर सकते हैं। ऑलराइट, तो हमारा फोल्डर बन गया है। अब बारी है गिट कमांड्स को चलाने की। हमें कोई भी गिट कमांड याद नहीं रखनी सिवाय एक कमांड के, वो है गिट हेल्प। गिट हेल्प से आपको गिट की सारी कमांड्स मिल जाएगी। क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उनके बारे में आप यहाँ पर आके आराम से पढ़ सकते हैं। और अगर कोई भी स्पेसिफिक कमांड को समझना है तो आप रन कर सकते हैं गिट हेल्प कमांड का नेम।
तो जैसे मैं यहाँ पे रन कर लेती हूँ git help और init, इससे आपको git init कमांड की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये था कि आप किस तरह से git help की हेल्प ले सकते हैं git के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। अब बात आती है git repo बनाने की। तो जैसा कि हमें पता है कि किसी भी फोल्डर को git repo बनाने के लिए उस फोल्डर में हमें git init कमांड को रन करना होता है। तो चलिए फोल्डर में चलते हैं, git init कमांड को रन करते हैं और हमारे git_practice फोल्डर को एक रेपो बनाते हैं। तो बस हमें अपने फोल्डर में आके git init कमांड को रन करना है। जैसे ही आप git init चलाओगे, कमांड सक्सेसफुली चलते ही ये हमें बताएगा इनिशियलाइज्ड एम्प्टी git repo। इसका मतलब है कि हमारी रेपोजिटरी सक्सेसफुली बन चुकी है। अब अगर हम ls करेंगे इस फोल्डर में, ls मतलब जितनी भी फाइल्स प्रेजेंट है इस फोल्डर में उनको लिस्ट करना, तो आप यहाँ देखोगे कि एक भी फाइल यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी हमने एक भी फाइल ऐड नहीं करी है। बट आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे गिट फोल्डर भी नहीं दिख रहा है, बिकॉज हमने ऑलरेडी पता है कि .git एक हिडन फोल्डर होता है और आप ls-a का यूज़ करके हिडन फोल्डर्स को लिस्ट आउट कर सकते हैं। अगर आप विंडोज़ में कर रहे हैं तब भी वहाँ शो हिडन फाइल्स का ऑप्शन आता है, तो आप वहाँ से .git फोल्डर को देख सकते हैं। अभी हम रन कर लेते हैं ls-a और हमारा गिट फोल्डर तो हमें मिल गया है। अब इसके अंदर चल के देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फाइल्स होती है। तो आप .git फोल्डर के अंदर अगर आप ls करोगे तो आपको यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स एंड फोल्डर्स मिलेगी, जिसमें है ब्रांचेस, कॉन्फ़िग, डिस्क्रिप्शन, हेड, हुक्स, इन्फो, ऑब्जेक्ट्स एंड रेफरेंस का। तो ये सारी फाइल्स हैं जो .git अपने अंदर मेंटेन करता है। अब बाहर आ जाते हैं और कुछ सैम्पल फाइल्स इस रेपो में बना के देखते हैं। तो सबसे पहली फाइल हम बना लेते हैं sample-1.txt। उसके लिए हम कमांड यूज़ कर रहे हैं touch sample-1.txt। आप नॉर्मल किसी से भी फाइल बना सकते हो। अब इस फाइल को टेक्स्ट एडिटर की हेल्प से ओपन कर लेते हैं। इसमें कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं, दिस इज़ माई sample-1.txt फाइल। सेम हम एक और फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा sample-2.txt और सेम कंटेंट उसमें भी हम रख लेंगे। अब हमारे पास में दो फाइल्स आ चुकी है। इनको ऐड और कमिट करने से पहले एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम हमें करना होगा। अगर आपको याद है कि .git हमारी हिस्ट्री को सेव रखता है, जिसमें वो मेंटेन करता है कि कौन सी फाइल कौन से डेवलपर ने चेंज की थी और कब की थी। तो अभी तक हमने तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जिससे पता चले कि हमारा नाम क्या है, हमारा ईमेल एड्रेस क्या है। तो अब बारी है गिट को अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की। सो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हम कमांड यूज़ करेंगे git config -global user.name और अपना यूज़र नेम। आपको यहाँ पे अपना यूज़र नेम डालना है, मैं अपना यूज़र नेम यहाँ पर डाल देती हूँ। सेम ईमेल एड्रेस सेट करने के लिए हम कमांड यूज़ करेंगे git config -global user.email और अपना ईमेल एड्रेस। तो इससे हमारा यूज़र नेम और ईमेल सेट हो जाएगा और जो भी कॉन्फ़िगरेशन हमने सेट की है उसको हम देख सकते हैं git config -list कमांड से। तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन सेट हो चुकी है। अब बात आती है फाइल्स को वर्किंग एरिया से स्टेजिंग एरिया तक पहुंचाने की। तो सबसे पहले हम रन करेंगे git status। git status कमांड से आप स्टेजिंग एरिया का स्टेटस देख सकते हैं। अभी यहाँ कोई फाइल नहीं है कमिट करने के लिए, तो सबसे पहले हम फाइल्स को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के लिए आप कमांड यूज़ कर सकते हैं git add और फाइल का नेम। फाइल का नेम जब आप प्रोवाइड करते हो जब आपको कोई सिंगल फाइल वहाँ पर ऐड करनी हो। अगर आपको एक साथ मल्टीपल फाइल्स ऐड करनी है तो हम कमांड यूज़ कर सकते हैं git add dot। जैसे ही फाइल्स ऐड हो जाए वापस से हम git status कमांड को रन करेंगे स्टेटस देखने के लिए। अब हमें ये बता रहा है कि हमारी सारी फाइल सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है और हम इसे अब कमिट कर सकते हैं। अब कमिट करने के लिए हम यूज़ करेंगे git commit -m और हमारा कमिट मैसेज। जो भी आप कमिट मैसेज यहाँ पर देना चाहते हो आप यहाँ पर दे सकते हो। इस कमांड के रन करने के बाद में हमारे फाइल्स कमिट हो जाएगी। जैसे ही कमिट हो जाती है हमारी फाइल, हम git log कमांड से कमिट हिस्ट्री देख सकते हैं कि किस ऑथर ने क्या कमिट किया, क्या कमिट मैसेज दिया था और उस कमिट की कमिट आईडी क्या है वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप git log -1 लाइन कमांड चलाओगे तो इससे आपको कमिट हिस्ट्री एक लाइन में दिखेगी, जिसमें आप कमिट आईडी, मैसेज
और अभी हमारा हेड पॉइंटर किसे पॉइंट कर रहा है हम यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ तक हमने कमांड लाइन से एक गिट रेपो बनाई और फाइल्स को ऐड और कमिट करके देखा। अब चलते हैं और एक रेपो गिटहब पे बना के देखते हैं। जिन जिन लोगों का गिटहब अकाउंट सेटअप नहीं है वो अपना अकाउंट सबसे पहले सेटअप कर लें। मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोगों का अकाउंट ऑलरेडी सेटअप होगा। तो हम आ चुके हैं अपनी गिटहब रेपो पर और उसके बाद आपको आ जाना है रेपोजिटरीज़ के अंदर। राइट में आपको एक न्यू का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है और हमें हमारी रेपो की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है रेपो बनाने के लिए। तो हम नाम रख लेते हैं माय फर्स्ट रेपो। यहाँ पर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं और इससे नीचे चलेंगे अगर आप तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शंस दिखेंगे। फर्स्ट है पब्लिक का और सेकंड है प्राइवेट का। तो अगर आप पब्लिक चूज़ करेंगे तो आपकी रेपो पब्लिक बनेगी, जिसकी वजह से सब लोग आपकी फाइल्स एंड कमिट हिस्ट्री को देख सकेंगे। बट अगर आपने चूज़ किया प्राइवेट तो आपकी रेपो प्राइवेट बनेगी और जिनको आप एक्सेस दोगे वही लोग आपकी फाइल्स एंड कमिट हिस्ट्री को उस रेपो पर देख पाएंगे। तो अभी के लिए हम पब्लिक चूज़ कर लेते हैं और इनिशियलाइज दिस रेपोजिटरी विथ रीडमी को हम टिक मार्क कर देते हैं, जिससे एक रीडमी फाइल हमारी बनी हुई आएगी। ये सब हो जाने के बाद हमें क्लिक करना है क्रिएट रेपोजिटरीज़ पर और इसी के साथ हमारी पहली रेपो बनके तैयार हो जाएगी। तो अब इस रेपो को लोकल पे क्लोन करने के लिए हमें आना होगा इस कोड वाले बटन पर। यहाँ पे जो HTTPS वाली URL दिख रही है उसे हम कॉपी कर लेना है और आ जाना है अपने टर्मिनल पे और यहाँ पर आके हमें कमांड रन करनी है git clone और वो हमारी URL। इससे हमारी रेपो क्लोन हो जाएगी। हम CD करके उसके अंदर आ सकते हैं और अगर हम ls करके देखेंगे तो हमें यहाँ कोई फाइल्स नज़र नहीं आएगी सिवाय readme.md के, जो ऑलरेडी वहाँ से ऐड होके आई हैं। तो चलिए अब हम कुछ सैम्पल फाइल्स इस रेपो में बनाते हैं और उन्हें ऐड करते हैं। अभी के लिए मैं सेम sample1.txt और sample2.txt को यहाँ लेकर आ गई हूँ। कैट करके मैं आपको बता देती हूँ, वही सेम कंटेंट है जो हमने अभी बनाया था। अब हम git add डॉट से फाइल्स को ऐड करेंगे एंड एक कमिट मैसेज देने के लिए हम कमांड रन करेंगे git commit -m और हमारा कमिट मैसेज हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ अगर आप चेक करोगे git log को तो आपको 2 कमिट्स दिखेंगे, एक जिसका ऑथर DevOps Pro है और सेकंड जो अभी हमने कमिट किया है। अब बात आती है इन फाइल्स को रेपो पे पुश करने की। तो चलते हैं git push कमांड को रन करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो जैसे ही हम git push कमांड रन करेंगे तो ये हमसे यूज़र नेम मांग रहा है। ठीक है, हम अपना यूज़र नेम प्रोवाइड कर देते हैं। ये क्या, ये अब हमसे पासवर्ड मांग रहा है। ये कौन सा पासवर्ड है, हमने तो कोई पासवर्ड नहीं सेट किया अभी तक। तो इससे हमें ये समझ में आया कि गिटहब पे किसी भी फाइल को पुश करने के लिए हमें पासवर्ड रिक्वायर्ड होता है। या तो आप अपना गिटहब का पासवर्ड डालेंगे या फिर हमारे पास में दूसरा ऑप्शन है, वो है डेवलपर टोकन का। डेवलपर टोकन जनरेट करने के लिए आपको आना है गिटहब पर और अपनी प्रोफाइल पे जाके सेटिंग्स में जाना है। तो यहाँ आप जब स्क्रॉल करोगे तो नीचे ही नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, वो है डेवलपर सेटिंग्स का। उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा पर्सनल एक्सेस टोकन को जनरेट करने का। पर्सनल एक्सेस टोकन, जैसा नाम से ही हमें पता चल रहा है, ये आपके पर्सनल यूज़ के लिए है, तो इसको आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। जो मैं इस वीडियो में अभी बनाऊंगी उसको मैं इस वीडियो के बाद रिमूव कर दूंगी। तो चलिए अपना पहला टोकन जनरेट करते हैं। यहाँ पे आके आपको क्लिक करना है जनरेट न्यू टोकन पर। ये आपसे आपकी एक्सेस को कंफर्म करेगा, तो ये स्टेप हमें कंप्लीट कर देना है। अब हमें प्रोवाइड करना है टोकन नेम। जो भी आप नेम रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टोकन का एक्सपायरेशन सेट करने का ऑप्शन भी मिलता है। अभी हम इसे 30 डेज़ पर ही रख लेते हैं। अब यहाँ आता है रेपोजिटरीज़ पर एक्सेस देने का ऑप्शन, जिसमें आप चाहो तो ऑल रेपोजिटरीज़ का एक्सेस दे सकते हो या फिर कोई सिलेक्टेड वन का ही। तो हम सिर्फ इसी रेपो के लिए टोकन बना रहे हैं, तो हम चूज़ कर लेते हैं अभी ओनली सिलेक्टेड रेपोजिटरीज़ में हमारी रेपो को। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, अब हमें इस टोकन को परमिशन देनी है कि इस टोकन से यूज़र क्या क्या कर पाएगा। तो अभी सिर्फ हम इसे कमिट स्टेटस एंड कंटेंट की परमिशन दे देते हैं। ये परमिशन आप बाद में चेंज भी कर सकते हो। ये होने के बाद आपको नीचे आके जनरेट टोकन पर क्लिक करना है और इससे हमारा टोकन जनरेट हो जाएगा। टोकन को यहाँ से कॉपी कर लेना है। अब जो यूज़र नेम और पासवर्ड हम यहाँ डाल रहे हैं उसको परमानेंटली सेव करने के लिए हम पहले एक कमांड रन कर लेते हैं, ताकि गिट पुश पर यह हमें बार बार यूज़र नेम और पासवर्ड ना मांगे।
तो उसके लिए हम कमांड रन करेंगे git config --global credential.helper store। इस कमांड के बाद में जैसे ही अभी हम git push पे हमारे यूज़र नेम और टोकन प्रोवाइड करेंगे, ये हमारे क्रेडेंशियल्स को स्टोर कर लेगा और जब भी वापस नेक्स्ट कभी भी हमें git पुश करना होगा तो हमें वापस से यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड नहीं करने पड़ेंगे। अब हम रन कर सकते हैं git पुश और हमें यहाँ पर अपना यूज़र नेम और टोकन प्रोवाइड कर देना है और अब हमारी फाइल सक्सेसफुली पुश हो चुकी है। सेम चीज़ हम गिटहब पे आके भी देख सकते हैं। तो इस तरह हमने हमारी फाइल्स को गिटहब पे पुश किया। अब हम क्या करेंगे, एक फ़ाइल गिटहब की UI पे जाके बनाएंगे। तो हमें रेपो पे आके जाना है ऐड फाइल में एंड देन क्लिक करना है क्रिएट न्यू फाइल पर। फाइल का नाम हम रख लेते हैं sample-3.txt और कंटेंट लिख देते हैं इसके अंदर और अब इस फाइल को कमिट कर देते हैं। अब हमारे पास में 3 फाइल्स गिटहब पे हो चुकी है, बट अभी भी हमारे लोकल मशीन पे 2 ही फाइल्स हैं। हमारी लोकल रेपो को अपडेट करने के लिए अब हम कमांड रन करेंगे git pull। git pull रन करते ही ये sample-3.txt को भी हमारे लोकल एनवायरनमेंट में लेके आ जाएगा। तो ये था हमारा git pull। तो अब तक हमने git एंड गिटहब पे रेपो बना के देख ली है और बेसिक git add, commit, push एंड pull के ऑपरेशंस भी करके देख लिए हैं। आप भी एक एक चीज़ को ट्राई करें और कहीं भी एरर आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं कुछ एडवांस टॉपिक्स की, जिसमें हमारा फर्स्ट नंबर पे आता है ब्रांचिंग एंड मर्जिंग इन गिट। तो ब्रांचेस एंड मर्जिंग के कंसेप्ट को सबसे ईजीएस्ट वे में अगर हम समझने जाएँ तो ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास में मल्टीपल डेवलपर्स हैं और वो एक एप्लीकेशन के लिए कोड लिख रहे हैं। सब ने अपना अपना कोड कंप्लीट करके एक स्टेबल कोड को जनरेट करके गिटहब के अंदर उसे पुश कर दिया है और जिसके अंदर उसे पुश किया है वो है हमारी मास्टर ब्रांच। ओके, बट और उसी मास्टर ब्रांच से हमारी जो एप्लीकेशन है वो प्रोडक्शन के अंदर चल रही है बहुत आराम से, क्योंकि वो हमारा स्टेबल कोड था। अब इन फ्यूचर अगर हमें एक नया फीचर ऐड करना होगा, यानी कि हम हमारी जो एप्लीकेशन है उसमें एक नया फीचर लेके आना चाहते हैं और एक डेवलपर हमारे उस फीचर के लिए कोड करेगा, तो हम अपने मास्टर के कोड को अफेक्ट नहीं करेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, क्योंकि उसी कोड से हमारा जो प्रोडक्शन के अंदर जो डिप्लॉयमेंट है वो चल रहा है। तो रियल वर्ल्ड के अंदर हम मास्टर के कोड को कभी चेंजेस नहीं करते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसे मास्टर का ही क्लोन उस डेवलपर को हम दे देंगे और जिसके अंदर वो सेपरेटली जो हम पूरा क्लोन देंगे वो कहलाती है हमारी ब्रांच। यानी कि हम क्या करते हैं, हम कोई भी नया फीचर जब हमें ऐड करना होता है एप्लीकेशन के अंदर तो हम मास्टर के कोड के अंदर चेंजेस नहीं करते हैं। हम डेवलपर को एक सेपरेट स्पेस के अंदर जितना भी मास्टर के अंदर कोड है वो उस स्पेस के अंदर दे देते हैं। वो स्पेस कहलाता है हमारा ब्रांच और ब्रांच के अंदर डेवलपर इजीली चेंजेस कर सकता है और उसके जो चेंजेस हैं वो ना मास्टर के अंदर कोड जो पड़ा है उसको अफेक्ट करेगा और ना ही जो डिप्लॉयमेंट चल रहा है मास्टर के कोड से उसे अफेक्ट करेगा। तो ये कहलाता है ब्रांचेस का कंसेप्ट। और जब डेवलपर अपना कोड कंप्लीट कर लेता है अपनी ब्रांच के अंदर तो उसकी टेस्टिंग होती है, उसका रिव्यू होता है और जैसे ही कोड पूरा मर्ज होने के लिए लायक बन जाता है तो उस कोड को मास्टर के अंदर उस ब्रांच को मर्ज कर दिया जाता है। इस कंसेप्ट को कहलाता है मर्जिंग। यानी कि अब जो हमारा मास्टर के अंदर जो कोड चल रहा है वो मास्टर का पुराना कोड भी था और जो नया फीचर था उसका कोड भी हमारे मास्टर के अंदर चला जाता है। तो ये पूरा कंसेप्ट कहलाता है ब्रांचिंग एंड मर्जिंग का कंसेप्ट। अब हम लैब के अंदर चलते हैं और कमांड लाइन और गिटहब के थ्रू ब्रांचिंग और मर्जिंग का कंसेप्ट प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो हम हमारे टर्मिनल पे हमारी माय फर्स्ट रेपो के फोल्डर में आ चुके हैं। लास्ट ऑपरेशन में हमने गिट पुल किया था और sample-3.txt को हमारे लोकल एनवायरनमेंट में लेकर आए थे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास में कितनी ब्रांचेस है इस रेपो में। उसके लिए हम कमांड रन करेंगे git branch। इसके आउटपुट में हमें सिर्फ एक ही ब्रांच दिख रही है, वो है हमारी मेन ब्रांच, क्योंकि अभी तक हमने एक भी ब्रांच बनाई ही नहीं है। तो चलिए हमारी फर्स्ट ब्रांच बनाते हैं। ब्रांच बनाने के लिए हम कमांड यूज़ करेंगे git branch, ब्रांच का नेम हम प्रोवाइड कर देते हैं new-release। तो जैसे ही आप ये कमांड रन करोगे एक न्यू ब्रांच बनकर आएगी जिसका नेम होगा new release।
अब हम वापस से रन करके देखते हैं गिट ब्रांच। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास में 2 ब्रांचेस हमें दिख रही है। फर्स्ट है हमारी मेन ब्रांच और सेकंड है हमारी न्यू रिलीज ब्रांच। आपको यहाँ मेन ब्रांच ग्रीन कलर में दिख रही होगी, प्लस इस पर एक छोटा सा स्टार मार्क भी लगा हुआ है। इसका मतलब होता है कि हम करेंटली किस ब्रांच में हैं। अभी हम करेंटली मेन ब्रांच के अंदर हैं और मेन ब्रांच के कोड को एक्सेस कर रहे हैं। तो अब बात ये आती है कि हम हमारी न्यू रिलीज ब्रांच के अंदर कैसे जा सकते हैं। न्यू रिलीज ब्रांच में जाने के लिए हम कमांड रन करेंगे git switch new release। ये कमांड रन करते ही हम आ जाएंगे हमारी न्यू रिलीज ब्रांच के अंदर। मेन एंड न्यू रिलीज ब्रांच में फाइल्स बिल्कुल सेम है क्योंकि हमने कोई चेंजेस किए ही नहीं थे। अब हम क्या करेंगे कि गिटहब पे चलेंगे और मेन ब्रांच के अंदर एक न्यू फाइल बनाएंगे। उसका नाम हम रख लेंगे sample-4.txt एंड कंटेंट लिख के इस फाइल के अंदर सेव और कमिट कर देते हैं। अब हमारे गिटहब की मेन ब्रांच में 4 फाइल्स हैं, बट हमारे लोकल एनवायरनमेंट की मेन ब्रांच में अभी भी 3 ही फाइल्स हैं। तो सबसे पहले हम मेन ब्रांच को अपडेट कर देते हैं जो हमारे लोकल एनवायरनमेंट में है। तो हमें सबसे पहले मेन ब्रांच में स्विच करना पड़ेगा क्योंकि अभी हम न्यू रिलीज ब्रांच में हैं। देन हम मेन के अंदर जाके गिट पुल कमांड रन करेंगे ताकि वो सारी फाइल्स को हमारे अपडेट कर दे। अब हमारी लोकल एनवायरनमेंट की जो मेन ब्रांच है वो अपडेटेड हो चुकी है, बट हमारी न्यू रिलीज ब्रांच में अभी भी वही सेम 3 फाइल्स हैं। तो अब बात ये आती है कि हमारी न्यू रिलीज ब्रांच को मेन ब्रांच से अपडेट कैसे करें, क्योंकि ऐसा रियल वर्ल्ड में होता है कि आप अपनी ब्रांच में किसी फीचर के लिए कोड लिख रहे होते हो और आपकी ब्रांच मास्टर में मर्ज होने के लिए टाइम होता है, और तब भी अगर आपको आपकी ब्रांच के कोड को मास्टर से अपडेटेड रखना है तो आप गिट मर्ज कमांड का यूज़ करके मास्टर ब्रांच को अपनी ब्रांच में मर्ज कर लेते हो। तो अब हम भी यही करने वाले हैं। सबसे पहले हमें वापस से अपनी ब्रांच में स्विच कर लेना है और अब हम रन करेंगे गिट मर्ज ओरिजिन मेन या मास्टर, जो भी आपकी ब्रांच है। कमांड रन होते ही हमारी ब्रांच में मास्टर ब्रांच मर्ज हो जाएगी, इसलिए अब हमें भी sample-4.txt फाइल दिखने लग जाएगी। अगेन अगर आप वापस से मर्ज वाली कमांड चलाओगे तो अब हमें ये दिखेगा कि हमारी ब्रांच ऑलरेडी अप टू डेट है। तो ये था हमारा ब्रांचिंग एंड मर्जिंग का कंसेप्ट। हमारा सेकंड एडवांस टॉपिक है पुल रिक्वेस्ट। अभी हमने लैब के अंदर देखा कि किस तरह से हम न्यू रिलीज ब्रांच में मास्टर ब्रांच को इजीली मर्ज कर सकते हैं, बट यही अगर हम प्रोडक्शन में होते तो इतना इजीली हमारी ब्रांच को मास्टर में मर्ज नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जनरली मास्टर ब्रांच के अंदर हमारा स्टेबल कोड रहता है और उसी से ही हमारे प्रोडक्शन के अंदर सारे डिप्लॉयमेंट्स चलते हैं। ओके, तो इस सिचुएशन में अगर हमने हमारी ब्रांच को मर्ज किया और अगर गलती से कोई भी बग उसमें रही होगी तो हमारा जो चलते हुए डिप्लॉयमेंट्स हैं वो भी बंद हो सकते हैं। इसलिए हम कोई भी ब्रांच इतना इजीली मास्टर के अंदर मर्ज नहीं करते हैं रियल वर्ल्ड के अंदर। तो अब बात ये आती है कि किसी भी ब्रांच को मास्टर के अंदर मर्ज करते कैसे होंगे रियल वर्ल्ड में। तो इसको सीखने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तो हमने ये देखा था कि एक न्यू फीचर ऐड करने के लिए हमने डेवलपर को एक न्यू ब्रांच बना के दी थी। उसमें उसने अपने कोड के चेंजेस करे और जैसे ही उसने चेंजेस कर दिए उसने टेस्टिंग भी कर ली। तो अब उसकी तरफ से उसकी जो ब्रांच है वो मास्टर में मर्ज होने के लिए रेडी है। बट हम बात कर रहे हैं रियल वर्ल्ड की, बट रियल वर्ल्ड में इतना इजीली हम मर्ज नहीं करते हैं। तो क्या करेगा वो, उसको मर्ज करने के लिए सबसे पहले एक पुल रिक्वेस्ट को ओपन करना पड़ेगा। पुल रिक्वेस्ट को हम PR भी कहते हैं। पुल रिक्वेस्ट एक बताने का तरीका होता है सारे डेवलपर्स को कि ये वाला जो डेवलपर है उसने ये फीचर ऐड किया है, ये कोड चेंजेस किए हैं और ये अपनी ब्रांच को मास्टर में मर्ज करना चाहता है। तो ये सबको एक नोटिफिकेशन की तरह चला जाता है कि ये वाली नई PR ओपन हुई है। जैसे ही PR ओपन होगी सारे डेवलपर्स और जो भी सीनियर्स हैं वो जो भी कोड चेंजेस हुए हैं उनको रिव्यू करते हैं और एक फाइनल टेस्टिंग हो जाने के बाद में PR को अप्रूवल मिलता है और PR अप्रूव होने के बाद में वो जो ब्रांच थी उस ब्रांच को मास्टर के अंदर मर्ज कर दिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है रियल वर्ल्ड के अंदर, हम किस तरह से एक नई ब्रांच को मास्टर ब्रांच के अंदर मर्ज करते हैं और इस कंसेप्ट को कहते हैं पुल रिक्वेस्ट। तो अब बात आती है कि PR को ओपन कैसे करते हैं। तो अब ये सीखने के लिए हम चलते हैं गिटहब पे और हमारी फर्स्ट PR को ओपन करके देखते हैं। तो अब हम सबसे पहले गिटहब की UI पे एक ब्रांच बना लेते हैं। यहाँ आपको लेफ्ट में मेन पे क्लिक करना है,
तो यहाँ हमें ब्रांचेस में मेन ब्रांच दिख रही है जो कि हमारी डिफ़ॉल्ट ब्रांच है। और अगर आप व्यू ऑल ब्रांचेस पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से सारी ब्रांचेस देख सकते हैं। यहीं पे राइट कॉर्नर में हमें न्यू ब्रांच का बटन दिख रहा है, इससे हम एक न्यू ब्रांच बना सकते हैं। तो ब्रांच नेम हम दे देते हैं PR-टेस्ट। नीचे यहीं पे आपको ब्रांच सोर्स दिख रहा होगा, इससे हम ये चूज़ कर सकते हैं कि हमारी बेस ब्रांच कौन सी होने वाली है। यानी कि आप मेन से भी ब्रांच बना सकते हैं या अगर कोई और ब्रांच है तो उससे भी आप ब्रांच बना सकते हैं। ब्रांच सोर्स चूज़ करने के बाद हमें नीचे क्लिक करना है क्रिएट ब्रांच पर। क्रिएट ब्रांच करते ही आपकी न्यू ब्रांच क्रिएट हो जाएगी जिसका नाम है PR-टेस्ट। अब हम हमारी PR-टेस्ट ब्रांच में आ चुके हैं और अब हम यहाँ पर 2 डेमो फाइल्स ऐड करेंगे। तो पहली फाइल हम बना लेते हैं demo-1.txt और सेकंड बना लेते हैं demo-2.txt। ऑलराइट, तो हमारी दोनों फाइल्स बन चुकी हैं और अब हम हमारी PR-टेस्ट ब्रांच को मेन ब्रांच में मर्ज करेंगे और उसके लिए हम बनाएंगे एक पुल रिक्वेस्ट। वैसे आप चाहें तो ऐसे ही मेन ब्रांच में कोई भी ब्रांच मर्ज कर सकते हैं क्योंकि ये आपका गिटहब का पर्सनल अकाउंट है, बट रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है, इसलिए अभी से हम पुल रिक्वेस्ट बनाने की आदत डाल रहे हैं। सो PR ओपन करने के लिए आपको आना है पुल रिक्वेस्ट वाले बटन पे। यहाँ पे राइट कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा न्यू पुल रिक्वेस्ट का बटन, क्लिक करते हैं। अब हमें यहाँ दिख रहा है कंपेयर चेंजेस, यानी कि हम किस ब्रांच से कंपेयर करते हुए हमारी पुल रिक्वेस्ट को ओपन करना चाहते हैं। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे 2 चीज़ें दिख रही होगी, एक है बेस और दूसरा है कंपेयर। अगर हम बेस ब्रांच में मेन रखते हैं एंड कंपेयर में PR-टेस्ट रख लेते हैं, इसका मतलब है कि हम PR-टेस्ट ब्रांच को मेन में मर्ज करना चाहते हैं। बट अगर हम बेस ब्रांच में PR-टेस्ट रखते हैं एंड कंपेयर में मेन रखते हैं तो इसका मतलब है कि हम मेन ब्रांच को PR-टेस्ट ब्रांच में मर्ज करना चाहते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो अभी के लिए हम बेस में मेन रख लेंगे और कंपेयर में PR-टेस्ट, और यहाँ हम क्रिएट करेंगे पुल रिक्वेस्ट। क्लिक करते ही आपकी पुल रिक्वेस्ट ओपन हो जाएगी। तो ये था कि किस तरह से हम पुल रिक्वेस्ट ओपन करते हैं। अगर आपको ब्रांचेस एंड पुल रिक्वेस्ट का कंसेप्ट समझ आया है तो आपके लिए एक छोटा सा असाइनमेंट है। आपको आना है DevOps Pro -contributors की रेपो पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको इस रेपो को फॉर्क करना है। उसके बाद आप एक ब्रांच बनाएंगे, देन contributors.md फाइल को अपडेट करके अपना नेम इस फाइल में आपको ऐड करना है। उसके बाद आपको एक पुल रिक्वेस्ट ओपन करनी है हमारी इस रेपो पे। आपकी पुल रिक्वेस्ट को हम रिव्यू एंड अप्रूव करेंगे, जिससे आपका नेम परमानेंटली DevOps Pro की रेपो पर दिखेगा। ये असाइनमेंट आपकी गिट एंड गिटहब की स्किल्स को टेस्ट करने के साथ साथ आपका DevOps Pro पे एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन कराने के लिए भी है। तो अपनी फर्स्ट पुल रिक्वेस्ट ओपन करें अपने DevOps Pro -contributors की रेपो पर। कैसे करना है ये सारे स्टेप्स आपको यहाँ रीड में मिल जाएंगे। एक एक स्टेप्स आप आराम से पढ़ सकते हैं। और जैसे ही आपका असाइनमेंट कंप्लीट कर लें तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये था हमारा छोटा सा असाइनमेंट। अब बात करते हैं लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज़ रोल बैक एंड कट। जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जिन्हें रोल बैक के बारे में नहीं पता है, उनके लिए हम एक बार रोल बैक को एक्सप्लेन कर देते हैं। तो लेट्स सपोज कि हमारे डेवलपर्स एक न्यू फीचर के लिए कोड लिख रहे हैं। तो हमारे फर्स्ट डेवलपर ने अपना टास्क कंप्लीट किया और जो भी फाइल के अंदर चेंजेस करने थे किए और फर्स्ट कमिट करके कोड को गिटहब पे पुश कर दिया, और उस कोड से हमारा डिप्लॉयमेंट भी सही से चल रहा था। मतलब डेवलपर ए ने अपना काम सही से किया। तो अब क्या होता है, जैसे ही हम फर्स्ट कमिट करते हैं, एक पॉइंटर होता है जिसको हम कहते हैं हेड, वो हमारे सबसे लेटेस्ट कमिट को पॉइंट करता है। तो इस सिचुएशन में जो हमारा सबसे लेटेस्ट कमिट है वो है कमिट नंबर 1 चेंज इन abc.txt। तो हमारा पॉइंटर अभी इस कमिट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह सेकंड डेवलपर ने अपने चेंजेस करके सेकंड कमिट किया चेंज इन sample.txt, और हमारा हेड लेटेस्ट पॉइंट को करने के लिए कमिट नंबर 2 पर शिफ्ट हो गया। अब आते हैं डेवलपर नंबर 3, उसने भी अपने चेंजेस किए और कोड कमिट कर दिया कमिट नंबर 3 चेंज इन main.txt। अब पॉइंटर हमारा पॉइंट कर रहा है लेटेस्ट कमिट को, दैट इज कमिट नंबर 3 को।
बट अब हुआ क्या, जैसे ही डेवलपर 3 ने कोड कमिट किया, उसके कोड में एक बग होने की वजह से हमारा डिप्लॉयमेंट चलता हुआ बंद हो गया। अब इस कंडीशन में जो हम फर्स्ट एक्शन लेना चाहेंगे वो होगा कि किसी भी तरह से हम डिप्लॉयमेंट को वापस से चला दें, कैसे भी करके। अगर हम बग को ढूंढ के फिक्स करने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम भी जा सकता है। तो अब हम कुछ ऐसा चाहते हैं कि हम किसी भी तरह से बग वाले कमिट को रिमूव कर दें और हमारा डिप्लॉयमेंट कमिट नंबर 2 से चलने लग जाए। तो ऐसा सिर्फ पॉसिबल होता है हमारे रोल बैक करने से। रोल बैक क्या करता है, वो उस हमारे बग वाले कमिट को ब्रांच से ही हटा देता है और हमारा पॉइंटर प्रीवियस वाले कमिट पर शिफ्ट हो जाता है और हमारा डिप्लॉयमेंट भी सही से चलने लग जाता है। तो ये होता है रोल बैक इन गिट। रोल बैक करने के लिए हमारे पास में 2 कमांड्स होती है। फर्स्ट होती है गिट रीसेट और सेकंड होती है गिट रिवर्ट। तो सबसे पहले समझ लेते हैं गिट रीसेट को। सो लेट सपोज हमारे पास में सेम सिचुएशन है, वही तीनों कमिट्स हमारे पास में है, कमिट नंबर 1, कमिट नंबर 2 और कमिट नंबर 3, और हमारा हेड हमारे लेटेस्ट कमिट दैट इज कमिट नंबर 3 को पॉइंट कर रहा है। अब अगर हमें गिट रीसेट का यूज़ करके रोल बैक करेंगे तो गिट रीसेट क्या करेगा, वो हमारे कमिट नंबर 3 को ही ब्रांच से रिमूव कर देगा और हमारे पॉइंटर को प्रीवियस कमिट दैट इज कमिट नंबर 2 पर शिफ्ट कर देगा। तो ये होता है रोल बैक यूजिंग गिट रीसेट। गिट रीसेट हम जनरली लोकल एनवायरनमेंट में यूज़ करते हैं जब तक हमारा कोड गिटहब पे पुश नहीं हुआ होता है। इसका रीज़न हम गिट रिवर्ट को पढ़ने के बाद समझेंगे। अब बात करते हैं रोल बैक यूजिंग गिट रिवर्ट। सो हमारे पास में वही सेम सिचुएशन है, वही तीनों कमिट्स हैं और हमारा हेड हमारे लेटेस्ट कमिट नंबर 3 को पॉइंट कर रहा है। अब अगर हम रोल बैक करना चाहते हैं यूजिंग गिट रिवर्ट, यानी कि हम कमिट नंबर 2 के चेंजेस को लेटेस्ट कमिट बनाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा पॉइंटर भी कमिट नंबर 2 को पॉइंट करे, और ये सब हम गिट रिवर्ट का यूज़ करके करना चाहते हैं। बट गिट रिवर्ट गिट रीसेट की तरह कमिट नंबर 3 को ब्रांच से रिमूव नहीं करता है। ध्यान देने वाली बात है, वापस से सुनिएगा, गिट रिवर्ट उस कमिट को रिमूव नहीं करता है बल्कि एक न्यू कमिट जनरेट करता है और जो भी फाइल चेंजेस कमिट 2 में हुए थे वही चेंजेस कमिट 4 में रिफ्लेक्ट कर देता है और हमारा पॉइंटर भी कमिट नंबर 4 को पॉइंट करने लग जाता है। वन मोर टाइम, गिट रिवर्ट कमिट 3 को डिलीट नहीं करेगा बल्कि एक न्यू कमिट जनरेट करेगा और उस कमिट में कमिट 2 के फाइल चेंजेस को लेकर आएगा। ये होता है रोल बैक यूजिंग गिट रिवर्ट। और जब उसने हमारे कमिट 3 को डिलीट नहीं किया, हिस्ट्री में ही सेव रखा, इसका मतलब है कि हम इन फ्यूचर कमिट 3 को भी यूज़ कर सकते हैं, उस पर भी शिफ्ट हो सकते हैं। गिट रिवर्ट का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारा कोड गिटहब पे पुश हो जाता है, ताकि अगर हम गिट रिवर्ट करें भी तब भी हमारा कमिट गिटहब की हिस्ट्री में रहे फॉर फ्यूचर रेफरेंस। वहीं पे जब गिट रीसेट हमारे कमिट को डिलीट करता है, इसलिए हम उसका यूज़ सिर्फ लोकल एनवायरनमेंट तक ही रखते हैं। गिटहब पर कोड पुश हो जाने के बाद गिट रीसेट का यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ गिट रिवर्ट का यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। तो अब हम एक बार गिट रीसेट और गिट रिवर्ट को प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो हम आ चुके हैं हमारी न्यू रिलीज वाली ब्रांच में और एक बार रन कर लेते हैं git log -1 लाइन, ताकि हम सारे कमिट्स को एक साथ देख सकें। तो अभी हमें यहाँ पर 5 कमिट्स दिख रहे हैं और हमारा हेड हमारे लेटेस्ट कमिट delete sample-4.txt को पॉइंट कर रहा है। तो मान लेते हैं कि हम रोल बैक करना चाहते हैं हमारे लास्ट सेकंड कमिट पर, जो कि है my first commit to my repo using git reset कमांड। तो उसके लिए हम कमांड रन करेंगे git reset -hard और commit id उस कमिट की। कमांड चलाते ही इसने बताया कि our head is now at my first commit to my repo, यानी कि अब हमारा हेड पॉइंट कर रहा है my first commit to my repo वाले कमिट पर। सेम चीज़ चेक करने के लिए हम एक बार रन करेंगे git log -1 लाइन। तो अब हमारे पास में 2 ही कमिट्स बचे हैं, यानी कि गिट रीसेट ने लास्ट सेकंड कमिट के ऊपर जितने भी कमिट्स थे उनको रिमूव कर दिया और हमारे हेड को शिफ्ट कर दिया माय फर्स्ट कमिट टू माय रेपो वाले कमिट पर। तो ये था हमारा गिट रीसेट। अब बात करते हैं गिट रिवर्ट की। उसके लिए हम आ जाते हैं हमारी मेन वाली ब्रांच में और यहाँ रन करते हैं गिट लॉग -1 लाइन। यहाँ पर हमारे पास में 6 कमिट्स हैं और हमारा हेड पॉइंट कर रहा है create sample-4.txt वाले कमिट को। अब मान लेते हैं कि सेम हम लास्ट सेकंड वाले कमिट पर रोल बैक करना चाहते हैं यूजिंग git revert कमांड। तो हम रन करेंगे git revert और कमिट आईडी उस कमिट की।
तो ये हमें बता रहा है कि इसने हमारे माई फर्स्ट कमिट टू माई रेपो वाले कमिट पर रिवर्ट कर दिया है। उसके लिए 2 फाइल्स चेंज हुई है और 2 डिलीट हुई है। अब अगर हम वापस से git log -1 लाइन कमांड रन करेंगे तो अब हमारे पास में 7 कमिट्स हैं और हमारा हेड पॉइंट कर रहा है हमारे लेटेस्ट कमिट को, जो कि है रिवर्ट टू माई फर्स्ट कमिट टू माई रेपो को। तो इसका मतलब है कि गिट रिवर्ट ने एक न्यू कमिट जनरेट किया और उसको अब पॉइंट कर रहा है। अब अगर हम गिट स्टेटस रन करेंगे तो देखेंगे कि हमारी ब्रांच एक कमिट, तो इसका मतलब है कि गिट रिवर्ट ने एक न्यू कमिट जनरेट किया और उसको अब पॉइंट कर रहा है। अब अगर हम गिट स्टेटस रन करेंगे तो देखेंगे कि हमारी ब्रांच एक कमिट आगे चल रही है हमारी गिटहब वाली मेन ब्रांच से। तो उसे अपडेट करने के लिए अब हम फाइनल रन करेंगे गिट पुल और सारे चेंजेस गिटहब पे पुश कर देते हैं। तो ये था रोल बैक यूजिंग गिट रीसेट एंड गिट रिवर्ट। तो ये था हमारा गिट और गिटहब का क्रैश कोर्स। जो लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आज। अगर वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वालिटी कंटेंट के साथ।